हेलो गाइस, जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कक्षा जो 12 है उसकी भूगोल विषय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा जियोग्राफी यानी भूगोल किससे बना है। भूगोल जियोग्राफी शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी के वर्णन इसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। और जिसमें हमने देखा कि भूगोल है उसकी भी दो शाखाएं होती है। पहला तो होता है कौन सा, भौतिक भूगोल, और दूसरा होता है मानव भूगोल। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, यानी भूगोल है इसकी प्रकृति किस प्रकार से होती है। और मानव भूगोल की परिभाषाएं कुछ दी गई, जैसे रेडजेल के द्वारा दी गई परिभाषा, सैंपल के द्वारा दी गई और विडाल डी ब्लास के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद मानव भूगोल प्रकृति के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि मानव है वो प्रकृति जो जिस प्रकार से व्यवहार करती है उसी के अनुसार उसे करना पड़ता है। यानी जो प्रकृति है वो जिस प्रकार है उसकी प्रचंडता है उससे व्यक्ति भयभीत होता था प्राचीन काल में और उसकी पूजा करता था, यानी प्रकृति को सब कुछ मानता था। उस समय की जो स्थिति थी उससे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण। तो बेंदा है वो क्या है, बेंदा है वो एक व्यक्ति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेंदा मध्य जो भारत है उसके अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। कहाँ पर रहता है बेंदा, भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगल में रहता है। और उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ, उसके गांव में कितनी झोपड़ियाँ, 3 झोपड़ियाँ जो जंगल के बीच में है। और यहाँ तक कि पक्षी और आवारा जो कुत्ते हैं जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है, हम गांव में देखते हैं आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, पक्षी है, वो भी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं कहाँ, जहाँ पर बेंदा रहता है। और छोटी लंगोटी पहने हुए और हाथी में कुल्हाड़ी लिए हुए वह पेंडा यानी कि वन उसका संरक्षण करता है। कौन, बेंदा। जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है, यानी कि जहाँ पर ये जो बेंदा रहता है वहाँ उसका कबीला किस प्रकार से है कि वह आदिम प्रकार की कृषि करता है। आदिम प्रकार की कृषि कैसी होती है कि एक क्षेत्र में क्या कर लिए, वो कृषि उन्होंने कर ली, उसके बाद है उस क्षेत्र से हट जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे क्षेत्र में कृषि करते हैं। वो क्या होती है, आदिम रूप स्थानांतरित कृषि होती है। बेंदा और उसके जो मित्र हैं वो वन के छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए क्या करते हैं जलाकर क्या करते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं उनको जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। और जो राख होती है उसका उपयोग मृदा के उर्वरक के रूप में करते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था कहाँ पर देखने मिलती है, आदिम स्थानांतरित कृषि होती है उसमें। और अपने चारों के लिए खिले हुए जो महुआ के वृक्ष मिलते हैं जंगलों में, उसके जो खिले हुए महुआ के वृक्ष है उसे देखकर बेंदा क्या होते हैं, प्रसन्न है, जैसे कि वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से उसे क्या आश्रय दिया। और वह सोचता है कि इस सुंदर जो ब्रह्मांड है इसका अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली। कौन सोचता है, बेंदा। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके, विसर्पी यानी सर्प की जो गति होती है उसके समान पेंडा को पार करती। पेंडा क्या है, पेंडा मतलब वन, यानी वन को पार करते हुए वो क्या करता है, पेंडा यानी वन को पार करते हुए कौन, बेंदा है। वो जो बेंदा है वो पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचा देता है। कहाँ पर, नदी है वहाँ तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, जैसे ही वह झुकता है किसके लिए, पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। धन्यवाद करना उसे याद आ जाता है। और अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है, यानी पत्ते होते हैं वहाँ पर और कंदमूल होते हैं फल वगैरह, उनको चबाता है। लड़के वन से गजरा और कुचला का संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। ये जो वहाँ पे बताया गया कुचला, गजरा, वन से क्या करते हैं, लड़के मिलकर क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का पादप होता है उसका ये क्या करते हैं, लोग इकट्ठा करके इनका यूज करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी
जो पूर्णिमा है उसको मदाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय यानी वस्तु को बेचने के लिए जरूरी है, तो वो उसे देने के लिए प्रकृति क्या करेगी, उस पर दया करेगी और वह अपने नेत्र बंद करके समरण करने का कठिन क्या करेगा, समरण करने का कठिन प्रबल कार्य करेगा। जो उसके बुजुर्ग ने उसे जड़ी बूटियाँ और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। कब, जब उसके जो प्राचीन काल से उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया था, तो काश उसने ध्यान से सुना होता। तो वो इस बारे में सोच रहा है। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है, उससे वह सोच रहा है, तो अचानक पास में जो पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें क्या होती है, खड़खड़ाहट होती है। और बेंदा और जो उसके मित्र हैं वो जानते हैं कि ये बाहरी लोग यानी वहाँ जो नहीं रहते हैं, बाहर से लोग आए हैं जो इन जंगलों में उसे ढूंढते हुए आए हैं। किसे, बेंदा और उनके दोस्तों को। और एक ही प्रवाह गति से बेंदा और उसके मित्र है वो सघन यानी घने वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य अपने पीछे छुप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं यानी वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। और बॉक्स की कथा जो यहाँ पर हमने पढ़ी, वो मानव का क्या होगा, प्राकृतिकरण है। यानी मानव के साथ प्रकृति, मानव है वो प्राकृतिकरण हो गया है, यानी क्या हो गया, मानव प्रकृति के साथ जुड़ गया और आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। और आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य और सुरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक संसाधन है उन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। यानी उसमें की बात है जब आदिम समाज होता था, यानी उसमें व्यक्ति क्या थे, किसी भी प्रकार से देखें तो वो प्रकृति पर निर्भर था। और ऐसे समाजों के लिए भौतिक वातावरण यानी प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो माता प्रकृति का रूप धारण करता है। जो प्रकृति है वो माता के रूप में धारण करती है अपने आप को। और समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बल है उसको समझने लगते हैं। अपने सामाजिक देखें या सांस्कृतिक विकास है उसके साथ मानव बेहतर और आर्थिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी समाज है उसमें परिवर्तन होता रहता है और वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन है उनके द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। यानी पर्यावरण से हमें जो धीरे धीरे उन्हें क्या हो गया, पर्यावरण से जो प्राप्त संसाधन हो गए उनमें उन्हें क्या हो गया, अधिक संभावना दिखने लगी कि उसमें और परिवर्तन किए जा सकते हैं। और मानव क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप कैसी है, सर्वत्र रहने सभी जगह मानव जो क्रिया करते हैं वो सभी जगह दिखाई देते हैं। उच्च भूमियाँ हैं यानी बड़ी बड़ी जो ऊंची क्षेत्र है उन पर स्वास्थ्य के लिए विश्राम स्थल है। विशाल नगर का प्रसार है किसने किया, मानव ने। खेत है, फल उद्यान है उसके लिए मैदान बनाए गए। तरंगित जो पहाड़ियाँ हैं उनमें चरागाह है। और तटों पर पतन देखें, महासागरीय तल है उस पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में जो उपग्रह है उनकी व्यवस्था देखें। और पहले इत्यादि इसमें देखे जा सकते हैं। और पहले के जो विद्वान हैं उन्होंने इसे संभववाद का नियम दिया। यानी हमने पहले क्या पढ़ा, पर्यावरण निश्चयवाद, उसमें क्या कहा गया कि पर्यावरण निश्चयवाद में कि जिस प्रकार से हमें प्रकृति दिखाई देती है हम प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, वो निश्चयवाद में आ गया। यानी मानव पर प्रकृति क्या हावी है, लेकिन हम है वो प्रकृति है उसमें बदलाव करते हैं, धीरे धीरे उसके संसाधनों में बदलाव करते रहते हैं। तो उस समय की स्थिति क्या आ जाती है, संभववाद की स्थिति में आ जाती है। ये बताया गया प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। यानी प्रकृति जब किसी प्रकार से हमें अवसर प्रदान करती है तो हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाते हैं। प्रकृति है वो मानव के अनुसार हमें दृष्टिगत होती है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। यानी प्रकृति जैसी है, हम मानव क्या करता है अपने प्रयासों के द्वारा उसमें परिवर्तन करता है तो उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि उसमें प्रकृति कम दिखाई देती है बल्कि मानव के प्रयास ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो गया, संभववाद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार की होगा। पहले देखा हमने मानव का प्रकृतिकरण, अब देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। तो
ट्रांसहाइम्स के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी हिम। यानी ट्रांसहाइम्स के शहर है उसमें सर्दियों का मतलब क्या होता है, प्रचंड पौने यानी भयंकर पौने चलना, और भारी हिम यानी बर्फ का गिरना, इसका अर्थ होता है। और महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, यानी महीनों तक आसमान वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और कैरी है वो प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाता है। कौन? कैरी, वहाँ की बात हो रही है। कार्डहाइम के शहर में कैरी नाम का एक लड़का है, वो 8 बजे क्या करता है, काम पर जाता है। किससे? कार से। और सर्दियों के लिए उसके पास विशेष क्या है, टायर भी है, और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। कैरी कौन है? सॉरी, लड़की है ये। और उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म करता है। विश्वविद्यालय का जो परिसर है, यानी बाहर का जो ग्राउंड है, वो जिसमें वह काम करती है, कौन? कैरी, वो कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। कौन बना हुआ है? क्या बना हुआ? जो विश्वविद्यालय उसका परिसर है वो कांच के विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। और जो यह गुंबद है वो क्या होता है, सर्दियों में हिम को बाहर, सर्दियों में क्या करता है, हिम को बाहर रखता है। ये जो गुंबद है वो सर्दियों में हिम बर्फ को क्या करता है, बाहर रखता है, और गर्मियों में धूप को अंदर ले जाता है। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। और तापमान उसको सावधानीपूर्वक नियंत्रण करने का कार्य करता है। और वह वहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त प्रकाश भी होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम है उसमें नई सब्जियाँ और पौधे नहीं उगते हैं। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है, कौन? कैरी। और उष्णकटिबंधीय जो फल होते हैं जैसे कि केला है, कीवी है, उसका आनंद लेती है। और ये नियमित रूप से वायुयान के द्वारा उष्ण जो क्षेत्र है उससे मंगाए जाते हैं, यानी वहाँ से मंगवाए जाते हैं वायुयान के द्वारा। और माउस की वह क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों उससे क्या करती है, कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ जाते हैं, यानी कंप्यूटर पर किसी प्रकार के कार्य करती हैं तो अपने नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर चलाती है। और नई दिल्ली है वहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ जुड़ जाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना पसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुँच जाती है। ये उसकी दिनचर्या बता रखी है। और यद्यपि कैरी कितने वर्ष की है, 58 वर्ष की है, और फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक जो 30 वर्षीय लोग हैं उनसे भी अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। यानी उसकी क्रियाशील है, यानी कार्य है उसके द्वारा आधार पर उसके कार्य को बताया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जो उसकी जीवन शैली है वो कैसे संभव हुई है, यानी उसने इस प्रकार की जीवन शैली बनाई है, वो क्या ये संभव है, यानी ऐसी हो सकती है? तो यह क्या है, प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांसहाइम्स के लोग हैं और उन जैसे अन्य लोग प्रकृति के द्वारा आरोपित जो अवरोध है, यानी प्रकृति हमें जिस प्रकार से कोई कार्य करने के लिए रोकती है तो उस पर विजय पाने के लिए सक्षम हुई है, यानी इस प्रकार के उदाहरण। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है, यानी ऐसे उदाहरण हमें और भी मिल जाएंगे। जैसे भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो उन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, यानी इन्होंने बताया, पहला जो हमने पढ़ा पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा संभववाद, इनके जो मध्यम मार्ग है उसको बताते हैं। कौन? भूगोलवेत्ता है ये ग्रिफ्थ टेलर। ये बताते हैं हमें एक नई संकल्पना, जो हमने पढ़ा था पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरी कौन सी पढ़ी थी, संभववाद, इनके बीच की कड़ी है उसके मार्ग को हमें बताते हैं। और उन्होंने इसे क्या नाम दिया, निश्चयवाद, या फिर रुको जाओ और निश्चयवाद कहा। आप में से जो नगरों में रहते हैं, यानी हम में से, आप में से जो नगरों में शहरों में रहते हैं और जो नगर देख रहे हैं और ज़रूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण है वो मिलता है। और लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है, रुको, और एम्बर यानी कि बत्ती होती है लाल और हरी बत्ती, इनके बीच रुक कर क्या होता है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो फिर से देखो, लाल बत्ती इसका अर्थ रुको, और एम्बर यानी पीली है वो बत्ती है लाल और हरी बत्तियों के बीच का रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। हम यहाँ ट्रैफिक के बारे में बता रखा है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और जो हरी बत्ती है उसका अर्थ क्या होता है, हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता, यानी हमें पूर्ण रूप से प्रकृति से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो क्या संभववाद की दशा है।
यानी कि हमने पढ़ा निश्चयवाद में क्या था कि यानी प्रकृति जिस प्रकार से, निश्चयवाद में पढ़ा कि प्रकृति जिस प्रकार से कार्य करती है हमें उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। उसके बाद हमने संभववाद यानी है वो मानव क्या हो गया, प्रकृति पर हावी हो जाता है, ये पढ़ा। लेकिन अब ये इसने बताया, एरिस्टोटल ने हमें बताया कि इनके मध्य की एक कड़ी होती है जिसे क्या बताया गया, निश्चयवाद की कड़ी, पर्यावरण निश्चयवाद, जिसमें क्या होता है कि इसमें मानव होता है, प्रकृति, इनके मध्य सामंजस्य होता है और इसमें नितांत संभववाद की दशा होती है और एक पर्यावरण निश्चयवाद इनके मध्य की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये तीसरी विशेषता है जिसमें बताया गया है कि प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार हमें चलना होगा, लेकिन प्रकृति हमें कुछ क्या करती है, अवसर उपलब्ध कराती है और उस अवसर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसे लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा। और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति देगी और प्रकृति हमें उसे बदलने का मौका देगी तो वो अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकता है। और इसका तात्पर्य उन सीमाओं में है जो पर्यावरण की हानि नहीं करती, यानी पर्यावरण को हम हानि नहीं पहुंचा सकते और संभावना है उनको उत्पन्न किया जा सकता है। तथा अंधाधुंध जो रफ्तार घटनाएं होती है उनसे क्या कर सकते हैं, रफ्तार की घटना है उनसे मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा, विकसित अर्थव्यवस्था है उनके द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप जैसे हरित गृह प्रभाव है, ओजोन परत है उनका टूटना, ओजोन परत का अवक्षय होना, भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ना कम होना और पीछे हटती हुई जो हिमकी नदियां हैं वो निम्नीकृत भूमियाँ, ये इसका उदाहरण है। नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को क्या करता है, निष्फल करता है।